नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इस एग्रीकल्चर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, सबसे पहली अपनी बात यह है कि जो ये एग्रीकल्चर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, तो वो हमने अभी नया नया बनाया है। तो आपसे आशा करता हूं कि आप हमारी जो है पूरी हेल्प करेंगे, हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे एग्रीकल्चर का पार्ट एनिमल हस्बेंड्री का है, वो हमारे सर श्यामलाल जी करवा रहे हैं आपको। और जो एक एग्रोनॉमी का जो पार्ट है वो मैं करवाऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सस्य विज्ञान की एक क्रॉप है, वो है धान। कौन सी क्रॉप है? धान। जिसके बारे में हम सामान्य जानकारियां लेंगे। ठीक है। सामान्य जानकारियां हम इसके बारे में लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है? राइस। क्या होता है? राइस। आज की अपनी क्रॉप क्या है? राइस। राइस है वो क्या है? आज की अपनी क्रॉप है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो धान की जो क्रॉप है, इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? कि इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? वानस्पतिक नाम क्या होता है इसका? तो वो सबको पता है कि इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है ओराइजा सेटाइवा। क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा क्या होता है? इसका बोटनिकल नेम होता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसका कुल क्या होता है, कि यह किस कुल के अंतर्गत आती है। तो देखिए दोस्तों, जो धान की जो क्रॉप है वो किस कुल के अंतर्गत आती है? वो आती है ग्रेमेनी कुल के अंतर्गत आती है। जैसे इसका दूसरा नाम क्या होता है? पोएसी। किस कुल के अंतर्गत आती है? पोएसी। तो सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है? इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? तो जो बोटनिकल नेम जो होता है इसका, वो होता है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। देखिए दोस्तों, इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा होता है। और जब भी हम कोई भी वानस्पतिक नाम लिखते हैं, बोटनिकल नेम लिखते हैं, तो अपने को एक ध्यान में रखना है कि इसके नीचे जो ये लाइन है वो करनी जरूरी होती है। ठीक है। कोई भी बोटनिकल नेम लेते हैं तो इसके नीचे एक अपने को क्या लिखना होता है? लाइन है वो निकालनी होती है। फिर आता है कि इसका जो कुल होता है वो क्या होता है? कि जो कुल होता है धान का वो क्या होता है? तो यह किस फैमिली के अंतर्गत आता है? तो जो धान की जो कुल होता है वो क्या होता है? वो होता है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी कुल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? वो होता है पोएसी। क्या होता है? पोएसी। तो बोटनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा होता है। और इसका जो कुल होता है वो क्या होता है? ग्रेमिनी या पोएसी है, वो इसका क्या होता है? कुल होता है। फिर 3 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? जो धान की जो क्रॉप है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 2n बराबर 24। कितनी पाई जाती है? 2n बराबर 24। इसमें क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर आता है आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? कि जो अपना धान की जो क्रॉप है इसकी उत्पत्ति है वो किस देश में हुई थी? तो आपका आंसर क्या होगा कि इसकी उत्पत्ति है वो भारत बर्मा क्षेत्र में हुई थी। किसमें हुई थी? भारत बर्मा क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई थी। भारत बर्मा क्षेत्र। ठीक। भारत बर्मा क्षेत्र में इसकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि इसका जो पेनिकल होता है, जो पुष्प क्रम होता है वो क्या होता है? पेनिकल होता है। इसका पुष्प क्रम क्या होता है? पेनिकल होता है। इसके पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? इसके पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। और जो इसका एक आता है कि इसका जो फल का प्रकार होता है, क्या होता है? फल का प्रकार होता है वो क्या होता है? जो धान के जो फल का प्रकार होता है वो क्या होता है?
कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है? कैरियोप्सिस। तो देखो दोस्तों, इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा होता है। फिर आता है इसका फूल, कि इसका फूल क्या होता है, तो हमने पता कहीं भी नहीं किया कि पोएसी है वो क्या होता है, इसका फूल होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या वो कितनी पाई जाती है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या वो 2n बराबर 24 इसमें क्या पाई जाती है, गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। इसके फल के प्रकार को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कैरियोप्सिस कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसके जो पुष्पक्रम होता है इसको क्या कहते हैं, तो जो धान का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है, पेनिकल कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि एक होता है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और एक होता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो देखिए कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है मनीला, फिलीपींस। कहाँ पे स्थित है? मनीला, फिलीपींस में क्या है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या स्थित है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो यह कहां पे स्थित है? मनीला, फिलीपींस। पहला है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कहां पे स्थित है, वो है अपना मनीला, फिलीपींस में है। दूसरा जो आपका है वो है केंद्रीय केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है, वो है कटक, उड़ीसा। कहां पे स्थित है? कटक, उड़ीसा में क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो है कटक, सॉरी मनीला, फिलीपींस में है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, वो है कटक, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि देखते हैं कि मतलब जो भारत देश है अपना, सॉरी अब जो पूरी विश्व है इसके अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से धान की जो ग्रुप है उसमें सबसे पहले स्थान पे कौन आता है विश्व में, तो विश्व के अंदर सबसे पहले स्थान पे कौन आता है, तो विश्व में सबसे पहले स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो आता है भारत। कौन सा देश आता है? भारत जो देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे है? प्रथम नंबर पे है। और जो दूसरा जो आता है उत्पादन की दृष्टि से, कि उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो वो है चीन। कौन सा है? चीन है। और भारत का इसमें कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। भारत कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है उत्पादन की दृष्टि से। फिर आता है दोस्तों कि उत्पादकता की दृष्टि से, कि उत्पादकता की दृष्टि से, उत्पादकता की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश आता है, तो वो आता है जापान। कौन सा देश आता है? जापान है। वो क्या है? विश्व में उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आपको पूछा जाए तो आपको बताना है भारत देश। कौन सा देश है? भारत देश है। उत्पादन की दृष्टि से यदि आपको पूछा जा रहा है तो आपको बताना है चीन देश। पहला कौन सा है? चीन देश है। और भारत का कौन सा स्थान है इसमें? भारत का सेकंड स्थान है। और जो आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो होगा कि सबसे अधिक, यदि भारत के अंदर आपको पूछा जाए कि सबसे अधिक उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। और यदि आपको उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान पे यदि पूछा जाता है
तो वो है पंजाब। कौन सा है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आता है, वो आता है पंजाब। यदि आपको उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य पूछा जाता है तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल। और यदि उत्पादकता की दृष्टि से यदि आपको पूछा जा रहा है तो कौन सा राज्य होगा, वो होगा पंजाब। ठीक है दोस्तों, फिर जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि जो आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जो धान की जो क्रॉप है इसमें पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है धान के अंदर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रोटीन से रिलेटेड कि इसके अंदर तो जो प्रोटीन होती है कि धान की जो क्रॉप होती है इसमें प्रोटीन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें प्रोटीन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 7%। जो धान की जो क्रॉप होती है इसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, वो पाई जाती है 7% पाई जाती है। जो क्या होती है कि अनाज वाली जो जितनी भी क्रॉप होती है उनमें सबसे कम पाई जाती है। तो मैंने क्या बताया कि जो प्रोटीन होती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, वो पाई जाती है 7% पाई जाती है। और जो अनाज वाली जितनी भी जो क्रॉप है उनमें क्या है कि सबसे कम प्रोटीन है वो किसमें पाई जाती है, वो पाई जाती है धान में। कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है 7% वो पाई जाती है। और जो इसके अंदर पाई जाने वाली जो ये प्रोटीन है इसको क्या कहते हैं कि जो धान की जो क्रॉप है इसमें पाए जाने वाले जो प्रोटीन है इसको क्या कहते हैं, ओराइजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओराइजिन कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटीन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 7%। और अनाजों वाली जो फसलें हैं उनमें सबसे कम प्रोटीन है वो किस क्रॉप के अंदर या किस फसल में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है इसमें धान में पाई जाती है। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जो इसकी जो प्रोटीन है इसको कहते हैं क्या है, तो वो कहते हैं ओराइजिन। क्या कहते हैं, ओराइजिन कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसके जो धान की जो क्रॉप है इसके अंदर पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है। ये कौन सी दूरी, पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी है वो कितनी रखी जाती है, वो रखी जाती है 3 मीटर की। कितनी रखी जाती है, 3 मीटर की। इसके अंतर्गत क्या रखी जाती है, पृथक्करण दूरी रखी जाती है। और फिर आता है एक आता है आर इंटू पी, रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट की दूरी है वो इसमें कितनी रखी जाती है, तो वो रखी जाती है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर क्या रखी जाती है इसमें, रो इंटू प्लांट की दूरियां रखी जाती है। फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो धान की जो क्रॉप है वो किस जलवायु के अंतर्गत आती है। जो धान की जो क्रॉप है वो किस जलवायु में आती है, तो जो धान की जो क्रॉप आती है वो आती है उष्ण जलवायु में। किसमें आती है, उष्ण जलवायु में आती है। ठीक है, उष्ण व आर्द्र लिख सकते हो आप इसको, उष्ण व आर्द्र जलवायु में आती है। और यदि जलवायु के दौरान आपको यह पूछ लिया जाता है कि इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कि जो धान की जो क्रॉप है इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर होना जरूरी होता है। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इसकी जो उपजातियां है कितनी, जो धान की जो क्रॉप है इसकी 3 उपजातियां हैं। कौन कौन सी है, पहली है इंडिका। कौन सी है, इंडिका है। दूसरी है जेपोनिक और तीसरी है जेपोनिका। तो पहली कौन सी है, इंडिका। दूसरी है जेपोनिक और तीसरी है जेपोनिका, जवानिका। तो पहली कौन सी है, इंडिका है। दूसरी है जेपोनिक और तीसरी है जवानिका। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली जो आपकी उप प्रजातियां है धान की वो है इंडिका। तो इंडिका जो होती है यह एक उष्ण जलवायु की प्रजाति है। ठीक है, किस प्रजाति की है, वो है उष्ण जलवायु की।
उष्ण जलवायु की है, तथा इसका जो तना होता है वो क्या होता है, इसका तना वो क्या होता है, लंबा होता है। इसका तना क्या होता है, लंबा होता है, जिसके कारण क्या होती है, इसमें जो गिरने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। गिरने की जो प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। गिरने की प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है, इसमें अधिक होती है। दूसरा जो आपका आता है वो आता है जेपोनिक। क्या आता है, जेपोनिक। इसकी विशेषता यह है कि इसका जो तना होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, तना क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होती है कि इसकी जो गिरने की प्रति क्या होती है, कम प्रतिरोधी होती है, मतलब कि गिरते नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो आपका आता है जवानिका, तो यह है, और ये जो जेपोनिक है वो इस जलवायु में आती है, शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, शीतोष्ण जलवायु में आती है। जावानिका जो होती है यह कहाँ पे पाई जाती है, यह पाई जाती है इंडोनेशिया में। कहाँ पे पाई जाती है, इंडोनेशिया में। यह प्रजाति सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है, इंडोनेशिया में पाई जाती है। तो देखो दोस्तों, हमने आज धान की जो क्रॉप है उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में हमने अध्ययन किया है, और बाकी की जो जानकारियां है वो हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आशा करता हूं दोस्तों कि आपको जो मेरा जो कंटेंट है वो आपको समझ में आएगा, और देखते हैं कि आप वो हमारे कितना फुल सपोर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक, एंड तक जरूर देखना है, और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, और लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो यदि, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी फिलहाल डिजिटल बोर्ड या फिर कोई अन्य बोर्ड की सुविधा नहीं है। जिस प्रकार हमारे पास सुविधा है उसी प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, और जल्द से जल्द एक न्यू बोर्ड और आपको न्यू क्वालिटी के साथ वीडियो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिए। धन्यवाद।